हमारे गांव की एक औरत जो हर साल एक बच्चा पैदा करती थी, उसकी आज तक शादी नहीं हुई थी और ना ही उसके आसपास कोई जाता था। फिर भी वो हर साल पेट से कैसे हो जाती थी। जब उससे पूछा जाता तो वह कहती कि मैं जादू से बच्चा पैदा करती हूँ। आखिर ये क्या राज था? यही राज जानने के लिए मैं उसके घर में छुपकर बैठ गई। तभी मैंने देखा कि वो तो मेरा नाम मीनू है। मैं गांव के चौधरी की बेटी थी और मेरे पिताजी के पास इतना धन दौलत था और पूरे काम के गांव के मुखिया होने की वजह से मेरे गांव में भी एक अलग ही पहचान थी। जब भी मैं घर से बाहर निकलती तो सब लोग मुझे चौधरी जी की बेटी कहकर पुकारते थे। यह सब सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता था। इतना मान सम्मान मिलता था कि मुझे खुद पर गर्व होता था। और पिताजी के पास धन दौलत की कमी ना होने की वजह से मैं एक बड़े स्कूल में पढ़ाई करती थी। गांव में किसी के घर पर भी कोई भी प्रोग्राम होता तो हम लोगों को सबसे पहले बुलाया जाता था और हम लोग उनके घर पर जाते थे तो हमें बहुत ही ज़्यादा मान सम्मान मिलता था। सब लोगों के बीच अपना इतना मान सम्मान पाकर हम लोग बहुत खुश थे, क्योंकि मेरे पिताजी गांव के चौधरी और मुखिया थे, इसलिए उनकी हर कोई इज्जत करता था और हम लोगों के पास धन दौलत और ज़मीन भी ज़्यादा थी। इस वजह से और गांव के अंदर मेरे पिताजी सबकी मदद करते थे, चाहे वह जमीन को लेकर हो या किसी की पढ़ाई लिखाई को। अगर गांव में कोई भी घर गरीब होता या अपने बच्चे को पढ़ाई लिखाई नहीं करवा पाते तो पिताजी उसका जिम्मा लेते थे और उसकी पढ़ाई लिखाई पर खुद खर्च करते थे। शायद इसी वजह से सब लोगों की नज़रों में हम काफ़ी ऊंचे थे। और हों भी क्यों ना, क्योंकि किसी की मदद करने के बाद हर किसी से इज्जत ही मिलती है। मेरे पिताजी जैसे ही गुण मेरे अंदर भी थे। गांव में किसी भी तरह की ज़रूरत होती थी तो मुझसे जितना हो पाता था मैं ज़रूर करती थी। खैर ऐसे ही दिन निकलते गए, लेकिन गांव में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि हमारे गांव से कुछ ही दूरी पर ही, शायद उसे गांव से बाहर ही बोल सकते हैं, एक बड़े से घर में एक औरत रहती थी। वह हर साल एक बच्चे को जन्म देती थी। आखिर वह बच्चा पैदा करती कैसे थी, क्योंकि उसकी आज तक कभी शादी नहीं हुई थी। मैंने उस औरत को देखा तो था, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा जानती नहीं थी। जो बात मैं अपने घर में या गांव में या बाहर सुनती थी उसी को सच मान लेती थी। सब लोग यही कहते थे कि यह अपनी छोटी उम्र से ही इस तरह की हरकतें करती है और आज तक इसकी शादी नहीं हुई। कोई भी मर्द या औरत इसके आसपास भी नहीं जाता। सब लोग इससे डरते हैं क्योंकि यह एक चरित्रहीन औरत है। भला बिना मर्द के किसी के बच्चे पैदा कैसे हो सकता है, लेकिन यह तो हर साल कर लेती है। उसके घर में जब बच्चा हो जाता है तो वह एक अनाथ आश्रम के सामने उसे छोड़ आती है और वापस घर पर आ जाती है। कई बार उससे पूछा गया कि तुम बच्चा पैदा कैसे करती हो, तो वह बोल देती है कि मेरे अंदर एक जादू है जिसकी वजह से मैं बच्चा पैदा कर लेती हूँ। सब लोग उसकी इसी बात पर विश्वास कर लेते, लेकिन अब मुझ में इतनी समझ तो थी कि मैं अच्छा बुरा जान सकूं। भला ऐसा कैसा जादू हो सकता है। सब लोग उस औरत से बेहद नफरत करते थे। मेरे पिताजी गांव के मुखिया थे और सब लोग उन्हीं के हिसाब से चलते थे, इसलिए मेरे पिताजी ने उसका घर गांव से बाहर बनवा दिया और सब लोगों पर पाबंदी लगा दी कि कोई भी उस औरत से बात तक नहीं करेगा। अगर उसे कोई भी चीज की जरूरत होगी या तकलीफ होगी तो वह मुझसे बोल देगी, क्योंकि गांव का मुखिया मैं हूँ। मेरे पिताजी के हुक्म के आगे कोई भी अपनी जुबान ना खोलता। सबको बस यही लगता था कि अगर उस औरत के घर के आसपास से गुजर गए तो न जाने क्या कहर हो जाएगा। गांव में किसी भी तरह का प्रोग्राम होता तो उस औरत को हमेशा उसमें से वंचित रखा जाता, क्योंकि उसे कोई बुलाता भी नहीं था और शायद वो आना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि अगर वह आ जाती तो उसके बारे में तरह तरह की बातें बनती। कोई उसके साथ नहीं बोलता, अपने अलग ही काम में लगे रहते हैं और उसे हमेशा दूर भगा देते। शायद इसी सब से वह दूर रहना चाहती थी, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में उस औरत के लिए आज भी दया थी, क्योंकि मैं नहीं मानती थी कि यह किसी जादू का है या फिर वह चरित्रहीन हो सकती है। भला वो चरित्रहीन कैसे हो सकती है। हमारा गांव ज्यादा बड़ा नहीं था। एक छोटे से गांव में बहुत कम घर थे
और उसी गांव में मेरे पिताजी मुखिया थे और सब लोगों को उस घर के आसपास जाने से मना कर रखा था। तो फिर वह औरत बच्चा कैसे पैदा कर सकती है? क्योंकि अगर वह चरित्रहीन होती तो उसके पास हर मर्द का आना जाना रहता, लेकिन कोई भी उसके पास आसपास जाना तो दूर उसकी शक्ल भी नहीं देखता था। और भला ऐसा कैसा जादू हो सकता है? लेकिन खैर, मैं इन सब बातों में अपना दिमाग भी नहीं लगा सकती थी, क्योंकि मुझे पिताजी ने साफ मना कर दिया था कि अगर उस औरत के बारे में कहीं भी जिक्र हो रहा हो तो मैं उस जगह से दूर हो जाऊं। और मैं अपने पिताजी की बातों को कभी भी टाल नहीं सकती थी। खैर, मैं पिताजी की बात को तो नहीं टाल सकती थी, लेकिन उस औरत को भी नहीं भुला सकती थी। उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने बार बार आता रहता था। दरअसल एक दिन मैं बाजार माँ के साथ किसी काम से गई थी, तो मैंने देखा कि वह औरत भी वहीं पर से कुछ सामान खरीद रही थी। पहले तो मैंने उस औरत को नहीं पहचाना, लेकिन जब मेरी माँ और कुछ औरतें उसके बारे में अजीब सी बातें करने लग गई, तब मुझे समझ में आया कि यह वही औरत है जिसका जिक्र अक्सर पूरे गांव में होता रहता है। तभी इसे देखकर मेरी माँ और सब लोग अपने चेहरे को अजीब तरह कर लिया। मैंने उस औरत को बड़ी ही गौर से देखा। मुझे कहीं से भी वह औरत गलत नजर नहीं आ रही थी। उसके चेहरे पर जो मासूमियत थी वह साफ बयां कर रही थी कि वह औरत एकदम साफ सुथरे दिल की है। उसकी आंखों में न जाने कितना दर्द भरा था। मेरा मन था कि जाकर सब कुछ उससे पूछ लूं और उसके मन को हल्का कर दूं, लेकिन साथ में माँ होने की जैसे और गांव में पिताजी का डर होने की वजह से मैं उस औरत के पास भी नहीं जा सकी। मैं दूर खड़ी उस औरत के चेहरे को बड़ी ही गौर से ताकती रही। उसके चेहरे पर पसीना था और चेहरा बिल्कुल लाल पड़ा हुआ था, मानो कि वह अगर ज्यादा देर वहां पर रुकी तो लोग उसे तानों से ही मार डालेंगे। वह घबराई सी लग रही थी। उसने जल्दी जल्दी कुछ सब्जी ली और उस अपने घर की तरफ दबे कदमों से भाग गई। उसकी चाल में भी साफ दिखाई दे रहा था कि वह न जाने कितने दुखों को अपने अंदर लिए दबा रही है। अब तो मेरे अंदर भी एक तरह से जुनून जाग चुका था कि मुझे उस औरत के बारे में पूरी सच्चाई जाननी ही होगी, वरना पता नहीं क्या हो जाएगा। मुझे अब सब कुछ जानना ही था। एक रोज मैं अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। तभी उनमें से मैंने एक सहेली से पूछा, जो उस औरत के घर से थोड़ी ही दूरी पर रहती थी। मैंने उससे पूछा कि क्या वह औरत सच में कोई जादू टोना से बच्चे पैदा करती है। तभी मेरी सहेली कहने लगी कि हाँ, क्योंकि गांव का मर्द या कोई भी उसके आसपास भी नहीं जाता और मुखिया जी ने भी तो साफ मना कर रखा है। और हम लोगों को उसकी बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी ने हम लोगों को उसकी बातें करते हुए सुन लिया तो बेवजह हम लोगों की पिटाई कर देंगे। गांव में बड़े ही उसकी बात नहीं कर सकते, तो हम बच्चों को कोई हक नहीं है। खैर, मैंने उसकी बात मान ली और अपने खेल में लग गई, लेकिन मेरा ध्यान उस औरत के ऊपर ही था। उसका चेहरा वह दुख भरा मेरे सामने आ रहा था। मैं चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर पा रही थी, लेकिन उस औरत ने मेरी तरफ जरा भी नहीं देखा था। अगर वह मेरी तरफ देखती या मेरे साथ बात करने की कोशिश करती तो शायद मैं उससे पूछ भी लेती, लेकिन मेरे साथ गांव की औरतें और माँ होने की वजह से उसकी इतनी हिम्मत ना हुई। और वहां पर खड़े लोग उसे इस कदर ताने दे रहे थे, मानो वे उन सब से बचकर बस निकलना चाहती हो। शायद इसलिए वह दबे पांव भाग गई होगी। मुझे जरा भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वह औरत ऐसी हो सकती है। जिस तरह गांव के लोग उसके बारे में बोल रहे हैं, वह इतनी बेशरम नहीं हो सकती, क्योंकि अगर वह औरत इतनी ही बदचलन होती तो उसके चेहरे पर यह मासूमी और दुख नहीं होता, बल्कि एक अजीब ही रौनक होती और उसे किसी का डर ना होता, क्योंकि कोई भी ऐसी औरत अपने बारे में गलत नहीं सुन सकती, उनका सामना करती है। लेकिन वह औरत तो कभी भी किसी को जवाब तक नहीं देती थी। मुझे उस औरत पर जितनी दया आ रही थी उतनी तो शायद आज तक मुझे किसी पर भी न आई थी। लेकिन मेरी उम्र भी छोटी थी
और मैं एक चौधरी की बेटी थी। अगर मैं अपने पिताजी के खिलाफ जा सकती हूँ तो गांव का कोई भी इंसान उनके खिलाफ जा सकता है। इसी डर से मैं कुछ ना कर सकी, क्योंकि पिताजी ने मुझे साफ मना कर रखा था कि जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे हिसाब से ही सब कुछ होना चाहिए। और वैसे भी हम लोगों के गांव में जो हमारी इज्जत थी मैं वह मिट्टी में नहीं मिलाना चाहती थी, लेकिन मैं उस औरत को बिना सच जाने भी नहीं छोड़ सकती थी। खैर, इसी सोच विचार को करते करते ऐसे ही दिन निकलते गए। एक दिन हमारे गांव में भारी बरसात हुई, जिसकी वजह से हम जिस रास्ते से स्कूल जाते थे वह रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका था, क्योंकि उस रास्ते में पूरी तरह से पानी भर चुका था। वहां पर जाने के लिए कोई तरह की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए हमें दूसरा रास्ता बदलकर स्कूल की तरफ जाना पड़ा। जो रास्ता उस औरत के घर के पास से ही निकलता था। दरअसल पहले हम उसी रास्ते से स्कूल जाते थे, लेकिन मेरे पिताजी ने पूरे गांव में घोषणा करवा दी कि उस औरत के घर के आसपास से जो रास्ता जाता है उस रास्ते से कोई भी आना जाना नहीं करेगा, और हम बच्चों का भी स्कूल जाने के लिए उसी रास्ते का इस्तेमाल करना बंद करवा दिया और दूसरे रास्ते से हमें स्कूल जाने के लिए बोल दिया गया। दरअसल यह दूसरा रास्ता काफी देरी से स्कूल तक पहुंचाता है, लेकिन फिर भी पिताजी का आदेश था तो सब लोगों को मानना ही था। लेकिन अब बरसात की वजह से उस पूरे रास्ते में पानी भर गया था और बिल्कुल भी जाने के लिए जगह नहीं थी। इसलिए हम लोगों ने उस औरत के घर के पास वाले रास्ते से जाने का सोचा। दरअसल मेरी सहेलियां तो उस रास्ते से नहीं जाना चाहती थी। वह कहने लगी कि जब तक हमारे घर वाले नहीं बोलेंगे तब तक हम उस रास्ते से नहीं जाएंगे। अगर तुम्हें जाना है तो तुम चले जाओ। लेकिन मैं अपना स्कूल नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए वह लड़कियां तो अपने घर पर चली गई, लेकिन मैं तो उसी रास्ते से स्कूल की तरफ बढ़ने लगी। मेरे मन में जरा भी नहीं था कि आज जो मैं देखूंगी उसे देखकर तो पूरी जिंदगी पलट जाएगी। जब मैं स्कूल के लिए उस रास्ते से जाने लगी तो मैंने देखा कि वह औरत अपने घर की छत पर बैठी रो रही है। अचानक से मेरी नज़र उस औरत के ऊपर पड़ी। उसे रोता देख मैं खुद को जैसे रोक ही नहीं पा रही थी। मेरा मन कर रहा था कि मैं उस औरत के पास चली जाऊं और उसके आंसू पोंछ दूं, क्योंकि जिस तरह वह रो रही थी मुझे साफ दिखाई दे रहा था कि उसके अंदर का दुख आंसुओं से किस तरह झलक रहा है। उसके आंसू टप टप करके नीचे जमीन पर गिर रहे थे। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था मानो कि उसके आंसुओं की कीमत शायद लाखों में हो, लेकिन कोई भी नहीं था जो उसके आंसुओं को पहुंच सके। तब मुझे पूरा पक्का यकीन हो गया था कि इस औरत के अंदर कोई भी खोट नहीं है। जरूर उसके अंदर ऐसा राज छुपा है जिसके बारे में गांव के किसी भी सदस्य को नहीं पता है। मैंने अपने पिताजी से उम्मीद जताई, क्योंकि वह गांव के मुखिया थे और चौधरी भी थे। उनके हाथ में सब कुछ था। अगर वह चाहते तो इस औरत को इंसाफ दिला सकते थे। लेकिन मेरे पिताजी ने तो खुद उस औरत के पास आसपास बैठने से मना कर रखा था। मैं चाहती थी कि मैं अपने पिताजी से इस बारे में बात करूं और कहूं कि उस औरत का एक बार दुख सुन लीजिए। हो सकता है कि उसकी कोई मजबूरी ही रही हो, लेकिन शायद मैं पिताजी के डर की वजह से ऐसा कुछ भी नहीं कर पाई। लेकिन उस औरत को रोता देख मेरा अंदर भी रोने लगा और मेरी आंखों से भी आंसू आने लगे। मैं खुद को इस जीवन में कभी भी इतना मजबूर नहीं समझ रही थी जितना मजबूर आज मैं खुद थी। मैं चाहकर भी उस औरत के पास नहीं जा रही थी। मैं दूर खड़ी उस औरत के चेहरे को साफ पढ़ रही थी, जो बार बार मुझे अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा था। शायद उस औरत ने मुझे नहीं देखा था। आखिर देखे भी क्यों, क्योंकि वह अपने दर्द दुख में इतनी गहरी डूबी हुई थी। उसे आसपास की कुछ भी चीजें दिखाई नहीं दे रही थी। उसकी आंखों में आंसू इस कदर बह रहे थे मानो पानी की बाढ़ भी आ जाएगी। लेकिन मैंने जैसे तैसे खुद के कलेजे पर पत्थर रखा और स्कूल की तरफ बढ़ने लगी, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा देर वहां रुकती तो उस औरत के आंसू मुझे अपनी तरफ खींच लेते और उसके बाद तो पूरे गांव में हंगामा हो जाता। इसलिए मैं जैसे तैसे स्कूल पहुंची, लेकिन उस औरत का रोता हुआ चेहरा मेरी आंखों के सामने से हट ही नहीं रहा था। मैं पढ़ाई लिखाई में अव्वल थी
और हमेशा से ही अच्छे नंबर लेकर आती थी। और आज हमारे स्कूल में हमारा टेस्ट भी था। मैं उस टेस्ट को मिस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि कल रात मैंने पूरी रात जागकर अच्छे से पढ़ाई की थी। लड़कियां दूसरे रास्ते से जाने के डर से अपने अपने घर चली गई, लेकिन मुझे यह टेस्ट देना था, इसलिए मैंने वह रास्ता अपनाया और स्कूल आई। लेकिन मुझे कहाँ पता था कि मैं टेस्ट दे ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि मेरा दिमाग तो उस औरत के ऊपर ही पड़ा था। मैं कुछ लिख ही नहीं पा रही थी, क्योंकि मेरे सामने तो बार बार उस औरत का वह रोता हुआ चेहरा आ रहा था, और मैं खुद को जैसे रोक ही नहीं पा रही थी। मेरा मन बार बार मुझसे कह रहा था कि तुम उस औरत के पास आकर उसके दुख दर्द लो, लेकिन मैं क्या करती, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। आज मैंने अपने टेस्ट में कुछ भी नहीं लिखा और खाली कॉपी टीचर को पकड़ा दी। मेरे कुछ भी ना लिखने पर शायद टीचर को भी बहुत अचंभा हुआ। उन्होंने अपने पास मुझे बुलाते हुए कहा कि क्या हो गया है तुम्हें, तुम आज तक कभी भी किसी भी टेस्ट में पहले स्थान पर ही आई हो, लेकिन आज तुमने पूरी तरह कॉपी को खाली छोड़ दिया। जिस तरह टीचर मुझसे पूछ रही थी, मेरे मन में एक बार के लिए तो जरूर आया कि मैं उस औरत के बारे में टीचर से कह दूं, लेकिन फिर मेरे मन में आया कि टीचर भी इसी गांव की है, और अगर इन्हें पता चल गया कि इस औरत को लेकर मेरे मन में तरह तरह के ख्याल आते हैं, तो यह बात पिताजी तक पहुंच जाएगी, और उसके बाद पिताजी मुझ पर बेवजह गुस्सा करेंगे। इसलिए मैंने अपनी तबीयत खराब होने का बहाना बनाया और अपना बस्ता उठाकर घर की तरफ आ गई। मैं अब उस रास्ते से वापस नहीं आना चाहती थी, क्योंकि सुबह जब मैंने उस औरत का वो हाल देखा था, तो अभी तक मैं खुद को संभाल नहीं पाई। अगर दोबारा से वो औरत मेरे सामने आ जाती है तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगी। इसलिए मैं उस पानी में से ही निकलकर घर की तरफ चल पड़ी, और घर पहुंचकर मेरे भीगे हुए कपड़े देखकर माँ ने कहा कि क्या हुआ, तुम इस तरह भीग कैसे गई। तभी मैंने माँ से कहा कि वो रास्ता पूरी तरह से पानी से भरा हुआ था, क्योंकि बरसात ही इतनी आई थी, इसलिए मैं उस पानी में से निकल कर आई। तभी पिताजी भी वहीं बैठे थे। वे कहने लगे कि बेटा, तुम अपने टीचर से मुझे फ़ोन करवा देती, मैं मोटर गाड़ी तुम्हें भेज देता लाने के लिए। तभी मैंने पिताजी से कहा कि नहीं, मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं। इतना कहकर मैं सीधा अपने कमरे में चली गई और कपड़े चलने के बाद बिल्कुल गुमसुम सी बैठ गई, क्योंकि अभी तक उस लड़की का चेहरा मेरी आंखों के आगे से हटा ही नहीं था। बार बार मुझे वह लड़की ही दिखाई दे रही थी। मेरे मन में सिर्फ यही चल रहा था कि अगर मुझे एक बार कोई इजाज़त दे दे तो मैं उस लड़की से जाकर उसका हाल पूछ लूं। लेकिन खैर, मैं क्या कर सकती थी। दूसरे दिन जब मैंने उठकर देखा तो पूरे गांव में और हमारे घर में यही चर्चा चल रही थी कि वह औरत आज फिर से पेट से हो गई है। सब लोग उसे जो मन में आ रहा था वह बोले जा रहे थे। कोई उसे डायन तो कोई चरित्रहीन बोल रहा था, कोई उसे इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहा था कि मुझसे भी सुनी नहीं जा रही थी। अब तो मेरे मन में और भी सवाल पैदा होने लगे कि वो औरत फिर पेट से कैसे हो गई। अब तो मुझे भी लगने लगा कि जरूर कोई ना कोई तो माजरा है। तभी मैंने सोचा कि जो होगा आ जाएगा, मुझे यूं हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठना चाहिए। मैं उस औरत के घर में छुपकर बैठूंगी और पता लगाऊंगी कि आखिर वह औरत रात को ऐसा क्या करती है जिसकी वजह से वह ऐसे पेट से हो जाती है। तभी मैंने सोचकर यही प्लान बनाया कि आज रात को ही मैं यह सब कुछ जान लूंगी। तभी मैं रात होते ही अपने बिस्तर के ऊपर कुछ तकिया लगाए और ऊपर चादर लगा दी, ताकि सबको लगे कि मैं सो रही हूँ, और मैं कंबल को ओढ़े हुए छुपते छुपाते घर से बाहर चली गई। रात के अंधेरे में किसी को भी पता नहीं चला कि मैं कहीं जा रही हूँ, क्योंकि सब लोग अपने अपने घरों में थे। मैं छुपते छुपाते जैसे तैसे उस औरत के घर में पहुंची और वहां पर बने एक कोने में छुपकर बैठ गई, लेकिन मुझे वो औरत कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। थोड़ी देर बाद उस घर का दरवाजा खुला और उसके बाद जो इंसान अंदर आया उसे कर तो मेरी रूह कांप गई। मैं जैसे खुद को संभाल नहीं पा रही थी। मेरा पूरा बदन पसीने से लथपथ हो गया और मेरी आंखों से आंसू छलक रहे थे। अब मुझसे ज़्यादा देर रहा नहीं गया। मैंने देखा कि वह इंसान और कोई नहीं बल्कि मेरे पिताजी ही थे। उन्होंने दरवाज़ा फिर से बंद किया और सीधा अंदर की तरफ आने लगे। रसोई घर से वह औरत जब बाहर निकली तो पिताजी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे गले से लगाते हुए कहा, कमरे के अंदर लेकर जाने लगे।
अब जो कुछ मैंने देखा था वह तो मेरी समझ से बाहर था। अब मैं अकेली नन्ही सी जान क्या कर पाती। इसलिए मुझे जो उस समय सही लगा मैंने वही किया। मैं झट से उस कोने से बाहर निकली और पूरे गांव वालों को इकट्ठा किया और उस घर के अंदर लेकर चली गई। सब लोगों को अचानक वहां पर देख वो दोनों ही घबरा गई। तभी मैं उस औरत के पास गई और उसे बड़े ही जोश भरी बातों से कहने लगी कि जो कुछ भी है वह सब सच सच बोल डालो। पिताजी बड़ी बड़ी आंखें निकालते हुए कहने लगे कि मेरी बिना परमिशन के तुम लोग अंदर कैसे आए और वह भी इस घर के अंदर। तभी उन गांव वालों ने अपनी गर्दन झुका ली, लेकिन वह डरने वाली नहीं थी। मुझे सब कुछ समझ में आ गया था। मैंने बड़े ही साहस भरे शब्दों से पिताजी से कह डाला कि जो बात है वह सच सच बता दीजिए। तभी पिताजी ने अपने हाथ जोड़ लिया और कहने लगे कि मुझे माफ कर दो। दरअसल मैंने गांव का मुखिया होने का फायदा उठा लिया। यह औरत जब 15 साल की बच्ची थी तभी इसके माँ बाप गुजर गए थे और यह मेरे दोस्त की ही बेटी थी। तब से मैं इसके साथ जबरदस्ती करता हूँ और इसके साथ रंगरलियां मनाता हूँ। मैं इसे इस गांव में लाकर छोड़ दिया और इसे हर साल पेट से कर देता था और पूरी रात इसके साथ गुजारता था। लोगों को मुझ पर शक ना हो इसलिए मैंने गांव से दूर इसका घर बनवा दिया और इसे बड़े ही डरा धमका कर रखने लगा कि तुम्हें जब भी लोग कोई पूछे तो तुम बोल देना कि तुम जादू से बच्चा पैदा करती हो। और मैं इस औरत के साथ अपनी रंगरलियां चालू करता रहा। इतने सालों तक मैं इसके साथ यही सब करता था। लोगों को यही गलत लगती थी और मैंने सब गांव में यह घोषणा भी करवा दी कि इसके घर के आसपास कोई नहीं जाएगा ताकि मैं पकड़ा ना जाऊं। इसलिए मैंने इसे अपने मनोरंजन के लिए यहाँ पर रख रखा था। पिताजी की ऐसी बातें सुनकर मुझसे रहा ही नहीं गया। मेरे मुंह में जो आया मैंने कह दिया और मैंने कहा कि कल को अगर मुझे भी कोई मनोरंजन का साधन बनाता है तो क्या आपकी आंखों में आंसू एक बार के लिए भी नहीं आएंगे। यह सुनकर पिताजी की हालत खराब हो गई। उन्होंने अपने घुटने टेक दिए और अपनी आंखों से आंसू बहने लगे। अब मैं ज्यादा कुछ ना बोल पाई। मैं उस औरत के दर्द भरे चेहरे को देख रही थी। मैंने उस औरत से कहा कि मैंने आपको आज़ाद करवा दिया, अब आप अपनी जिंदगी जी सकती हैं। वो औरत कुछ ना बोली और चेहरे पर मुस्कान लिए अपने कपड़े डाले और उस गांव से निकल गई। मैंने उस औरत को नरक से निकाल दिया था। गांव वालों ने मेरी सराहना की और पिताजी को पुलिस के हवाले कर दिया। अब एक रोज मैं अपने कमरे में बैठी सोच रही थी कि गांव वालों की तरह मैं भी उस औरत को गलत समझती तो शायद पूरी उम्र वह मेरे पिताजी की शिकार बनी रहती। लेकिन मैंने हिम्मत करके जो सच्चाई सामने लेकर आई थी वह बड़ी सराहनीय थी। मैंने एक भली औरत की जिंदगी को बचा लिया और मैं अब पढ़ लिख कर एक अच्छी ऑफिसर बनना चाहती थी ताकि आगे भी मैं इन सब गंदगी कुरीतियों को दूर कर सकूं।